हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी की एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 की है। इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है वो बेसिक हम चीज उसमें सीखेंगे। तो होता क्या है, जैसे एक राशि यानी एक एंटिटी का दूसरी राशि यानी दूसरी एंटिटी के रेस्पेक्ट में के सापेक्ष अगर कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो बढ़ना हो चाहे घटना हो, तो ये चीज जो होती है ये क्या कहलाती है? ये परिवर्तन कहलाता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ये परिवर्तन जो होता है ये हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के थ्रू हम ज्ञात करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक नल है, नल के वॉल को मैं अगर खोलता हूं थोड़ा सा तो उससे पानी आता है। मैं नल के वॉल को और ज्यादा खोलता हूं तो पानी का जो आने का फ्लो है वो कैसा हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। यानी इस वॉल को खोलने के कारण जो पानी हमारे पास आएगा वो अलग अलग आएगा। थोड़ा खोलने पर थोड़ा आएगा, ज्यादा खोलने पर ज्यादा आएगा। तो यानी इसके चेंज करने, वॉल को चेंज करने पर पानी का जो फ्लो है वो कैसा आएगा? चेंज। यानी वॉल का खोलना और पानी का आना ये एक दूसरे के कैसा हो गया? सापेक्ष हो गया, यानी रेस्पेक्टिव मोशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा एक एग्जांपल एक समझते हैं। एक ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर आमने सामने बैठे हैं। इवन ट्रेन गतिशील है, मोशन के अंदर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं? स्थिर हैं, यानी फिक्स हैं। तो दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव मोशन है, वो कैसा हो गया? जीरो। यानी सापेक्ष गति जो है वो कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसी को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हम एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन के बाहर कोई दूसरा पैसेंजर है और ट्रेन रवाना हो चुकी है। तो जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा है और एक बाहर खड़ा है, उन दोनों के बीच की जो मोशन होगी ये तो यही खड़ा रहेगा और ये आगे फ्लो होता जाएगा। तो इसके और इसके रेस्पेक्ट में दोनों के अंदर गति के अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के अंदर जो चेंज हो रहा है उस चेंज को किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं? डेरिवेटिव्स या अवकलन की थ्रू ज्ञात करते हैं। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे मेरे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर मैंने हवा भरना शुरू किया। तो जैसे ही उसके अंदर हवा भरेंगे तो थोड़ा सा गुब्बारा फूलेगा, थोड़ी और हवा भरेंगे तो और ज्यादा फूलेगा। तो यानी जितनी जितनी हवा अपन अंदर उसके अंदर फिल करेंगे उतना उतना बलून जो है वो अपने साइज को बढ़ाएगा, यानी उतना उतना वो फैलेगा। तो मेरा फूंक देना और गुब्बारे का फूलना वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सापेक्ष हो गए, यानी रेस्पेक्ट। जितना दूंगा उतना फूलेगा। आई बात समझ में? तो ये सापेक्ष यानी रेस्पेक्टिव मोशन के एक एग्जांपल हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के अंदर करेंगे। जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृतियां, जैसे बेलन है, शंकु है या गोला है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिलेंडर है और कोन है, स्फेयर है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम यानी आयतन, टोटल सरफेस एरिया यानी वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके फॉर्मूले जो है वो हमको लर्न होने चाहिए 9th और 10th क्लास वाले। क्वेश्चन के अंदर जो आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जिसमें जो जो चीज आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल दे रखा होता है हमको, जैसे इसका एरिया, सर्कल का हमको एरिया जो होता है, यानी उसका एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। सर्कल का एरिया के अंदर त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, त्रिज्या यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में हमको जो रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है। वो भी किसके रेस्पेक्ट में? त्रिज्या यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो मैंने पहले बताया था अभी कि किसी के अंदर भी किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो हमको ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस यानी त्रिज्या के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? dA/dr, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहां पर a जो है, इस a की वैल्यू क्या होती है वो हम सबको पता है कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि a यानी एरिया, क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अपन लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। तो अब करेंगे तो देखिए पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। और r का इटसेल्फ, क्योंकि r भी एक वेरिएबल है और बस
r का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 ही होता है, जिसका जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो केवल क्या आता है 2x, अलग से x का करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस यहां पर इसका करेंगे r स्क्वायर का तो 2r हो जाएगा, यहां पर इसको कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी करने की r का डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी 2 पाई r। ठीक है, तो अब r की दो डिफरेंट वैल्यूज पे इसको सॉल्व करना था, 3 और 4। तो लिखते हैं व्हेन, यानी जब r बराबर कितना दे रखा है 3, तो यहां पे 3 पुट करेंगे तो dA बाय dr, यानी क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो r की प्लेस पे 3 रख देंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है 2 और यहां रखेंगे 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 पाई। और दूसरा व्हेन r इक्वल टू 4, तो dA बाय dr, यहां पर 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 8 पाई। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। बस इनकी वैल्यू जो यूनिट्स है वो यूनिट लगा देंगे। जैसे क्षेत्रफल की कितनी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसमें दे रखी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये साथ में क्या आ गया आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस भी किसमें होगी सेंटीमीटर के अंदर। बस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, यहां पर भी सेम टू सेम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इसको समझते हैं। जैसे ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है, इस पाथ पर वो मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल का पाथ दे रखा है हमको ये वाला, और ये कह रहा है कि पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर y के अंदर जो चेंज है वो x के अंदर चेंज का 2 टाइम्स है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखिए। सबसे पहले एक y इज इक्वल्स टू 2/3x³ प्लस का 1, ये क्या दे रखा है, ये एक पार्टिकल का पाथ दे रखा है जहां पर वो मूव कर रहा है, यानी एक कण है इस रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, अपन को इतना इसकी समीकरण यानी इक्वेशन हमको दे रखी है। और क्या कह रहा है कि y में परिवर्तन, y में परिवर्तन यानी चेंज इनटू y डायमेंशन। तो y में परिवर्तन यानी y के अंदर चेंज किसके रेस्पेक्ट में। अगर जैसे सपोज हम मानते हैं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, अगले 1 मिनट के बाद मैं वहां पर खड़ा होता हूं, अगले दूसरे मिनट वहां पे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसके अंदर बार बार चेंज आ रहा है। तो किसी भी जब कोई चीज मोशन में होती है यानी गति के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसमें बदलाव किसके रेस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी समय के सापेक्ष उसके अंदर बदलाव आता है। तो y के अंदर जो चेंज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, dy बाय dt। तो अब इसमें हम dy बाय dt की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, dy बाय dt। तो यहां पे देखिए ये 2/3 एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। हमको किसका डेरिवेटिव करना है, x³ का। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², और x का डेरिवेटिव क्या होता है dx बाय dt। ठीक है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास टर्म क्या बनेगी उसको यहां पे लिखते हैं। देखिए dy बाय dt इज इक्वल्स टू 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x² dx अपॉन dt। अब इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्या दे रखा है, y में जो परिवर्तन है वो x में परिवर्तन का क्या है 2 गुना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमको कि dy बाय dt जो है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y में परिवर्तन वो क्या है 2 गुना है किसका, x में परिवर्तन का, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। अब ये जो वैल्यू है ये अपन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो इसको मैं यहां पे आपके लिए शो, क्या लिखेंगे, पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो dy बाय dt की प्लेस पे मैं क्या पुट करता हूं 2dx
बाय डी टी इज इक्वल टू 2x² dx बाय डी टी। तो बस dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x स्क्वायर की वैल्यू आई 1। तो x स्क्वायर को दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं यानी वर्गमूल लेंगे तो x का मान कितना आएगा, +-1। तो जैसे ही +-1 आता है ये मान हम कहां पुट करते हैं, वक्र की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ कर्व में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू समीकरण क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2/3 x³ प्लस का यहां पर था 1। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण लिख देंगे, बस ये मान रख देते हैं। तो देखिए दो वैल्यूज हैं x की, क्या क्या, एक तो x बराबर +1 रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू 1, और यहां पे क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर, तो x बराबर प्लस का 1 यहां पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2/3, 1 की पावर क्यूब लिखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर बचेगा। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 + 3/3 यानी क्या आएगा 5/3, और -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2/3, यहां पे माइनस का 1 प्लस का 1, तो देखिए इसको एलसीएम लेके करते हैं, तो माइनस का 2 प्लस का 3/3 यानी क्या बनेगा 1/3। तो x बराबर 1 पर 5/3, x बराबर -1 पर 1/3, तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, उसको यहां पे लिखते हैं, अतः बिंदु, सो द पॉइंट्स विल बी, x की वैल्यू 1 पर कितना है 5/3 और x की वैल्यू -1 पर कितना है 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है एक घन यानी क्यूब है जिसका जो लेंथ है, किनारा मतलब क्या होता है कोर। देखिए ये जैसे हम एक क्यूब बनाते हैं तो क्यूब की ये साइड क्या कहलाती है, इसकी कोर कहलाती है, कोर यानी लेंथ। तो अब ये कह रहा है एक किनारा जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एक तो हमको लेंथ के बारे में बात बता रही है यानी एल, एक तो हमको एल चीज कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है आयतन में बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए, आयतन यानी वॉल्यूम। तो V के अंदर चेंज कितना हो रहा है ये बताना है, जबकि दे क्या रखा है, इसमें चेंज दे रखा है यानी L में चेंज, ये हमको गिवन है। L में चेंज मैंने पहले भी बताया, अगर चेंज होता है तो किसके रेस्पेक्ट में होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में, जबकि कुछ नहीं दे रखा हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज फाइंड आउट करेंगे। यानी L में चेंज गिवन है, तो L में चेंज यानी dL/dt गिवन है हमको। dL/dt कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको dL/dt की वैल्यू, और हमको फाइंड आउट क्या करना है V में चेंज, यानी V में चेंज आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, तो वो भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, यानी dV/dt। इन दोनों की वैल्यू हमको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि इसकी वैल्यू हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब यानी घन, इसका वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं। जैसे हम जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विल बी L3, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3L², ये किसका हुआ L का डेरिवेटिव यानी पावर का डेरिवेटिव। अब हमको किसका करना है L का, तो वो क्या होगा dL/dt, बस इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और इन सब की वैल्यू गिवन है। dL/dt यानी लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, यानी जो लंबाई थी उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है 3, तो इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा 3, यहां पे लिख दिया मैंने 3। L² यानी उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देखिए दिया हुआ है कि किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्चुअल लेंथ दे रखी है उसकी 10, तो यहां पर हम लिखते हैं 10 और उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 3 3 का कितना होगा 9 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो वॉल्यूम में जितना परिवर्तन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा 900। अब देखिए इसकी हम यूनिट लिखते हैं, ये यूनिट हमको दे रही है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो एक तो हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड,
ये तो किसकी हो गई, dl बाई dt की। साथ में हमको एक और चीज दे रखी है लेंथ, तो लेंथ की कितनी हो जाएगी, इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये हमको यहां पर इसकी यूनिट लिखनी है। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, एक गोलाकार गुब्बारा दे रखा है, स्फेरिकल बलून दे रखा है, ठीक है। वो कहता है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर हवा भरी जा रही है, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसके अंदर हवा भरी जा रही है। देखिए सपोज जैसे हमने एक बलून निकाला, एकदम पैक्ड बलून, अब उसके अंदर हवा भरना शुरू किया, तो सपोज कीजिए पहले इतना फूलता है, फिर इतना फूलेगा, फिर इतना फूलेगा, तो जैसे जैसे हवा अपन अंदर उसके अंदर फिल करेंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, यानी उसकी रेडियस भी क्या होगी, धीरे धीरे, पहले इतना था तो रेडियस कम हुई, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो उसकी जो रेडियस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो अंदर किसी भी चीज भरना है, जैसे ये एक बोतल है, तो इस बोतल के अंदर अगर पानी भरा जाए तो वो पानी कैसा हो जाएगा, वो उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जब इसमें हवा को भरेंगे गुब्बारे को फुलाने के लिए, तो हवा भरते वक्त वो जो गुब्बारा होगा उसके आयतन में फर्क आएगा, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा हवा भरने के साथ साथ। एक तो क्या बदलेगी, रेडियस, यानी त्रिज्या बढ़ेगी, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, रेडियस बढ़ने के साथ साथ उसके वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज होगा। जैसे पहले गुब्बारा भरा तो उसका वॉल्यूम इतना आया, फिर और ज्यादा बढ़ा, फिर और ज्यादा बढ़ा, तो दो चीजें परिवर्तित होंगी, एक तो क्या परिवर्तित होगा, वॉल्यूम, और दूसरा रेडियस। अब वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है वो क्वेश्चन में हमको गिवन है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर फिलिंग, तो हवा भरने की जो दर है वो क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमको दे रखी है, यानी ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम, यानी v, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, तो dv बाई dt हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और पूछ रहा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या में यानी उसकी जो रेडियस है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, यानी त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या फाइंड आउट करना है, dr बाई dt हमको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में गिवन है, ये कब फाइंड आउट करना है, जब बलून की रेडियस कितनी हो, 15 हो, यानी त्रिज्या 15 हो, तब हमें सब ये जितना भी दे रखा है हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ बलून, v का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी एक स्फेयर हमारे पास है, यानी गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका t के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt निकालते हैं। तो देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, पाई भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर रह जाएगा, r क्यूब का क्या होगा, 3r², तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल हो गया। बस अब r की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। देखिए इसको यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, इसको यहां पे हम लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो एज इट इज 4 और साथ में पाई, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं r², यहां r² के साथ में r एक अलग से वेरिएबल है, तो dr बाई dt भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो dr बाई dt करने से, क्योंकि वेरिएबल r है और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अलग से इस वेरिएबल का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। r की वैल्यू कितनी थी, 15, तो यहां 15 का स्क्वायर साथ में आएगा dr बाई dt, ठीक है। अब देखिए dv बाई dt की वैल्यू, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा था वो हमको दे रखा है 900, यानी आयतन में परिवर्तन कितने दर से उसमें हवा भरी जा रही है, तो ये तो हो जाएगा 900, यहां पे लिख देंगे 4 पाई, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यहां पे क्या आ जाएगा, dr बाई dt, dr बाई dt क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, dr बाई dt की वैल्यू 900 अपॉन, ये सारा कुछ इसके अपॉन में आ जाएगा, 4 पाई इंटू 225। तो देखिए इसको कट करते हैं, 4 से 4 दूनी 8, तो कितना आया, 225 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 1/पाई,
तो dr/dt की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/पाई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें यही ज्ञात करना था कि रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, रेट फाइंड आउट करनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। तो किसके इक्विवेलेंट आएगी 1/पाई के इक्विवेलेंट, और इसकी यूनिट जो होगी वो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दे रखा है, एक गोलाकार गुब्बारा यानी स्फेरिकल बैलून हमको गिवन है, और जिसका व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 3/2 2x+1, और आयतन में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आयतन में कितना परिवर्तन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमको एक्स के सापेक्ष यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इसको मतलब परिवर्तन जो हो रहा है वो हमको बताना है। तो इसमें ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, यहां पर जितना जितना हम अंदर इसको फूंक भरेंगे, यानी एक बलून के अंदर, एक गुब्बारे के अंदर जितना फूंक भरेंगे उतना ही उसकी रेडियस में चेंज आएगा, त्रिज्या बदलेगी। जैसे फूंक दिया तो गुब्बारा पहले सपोज इतना फूला, इतना गुब्बारा फूला तो रेडियस कुछ और थी, फिर ज्यादा फूंक दी तो गुब्बारा थोड़ा बड़ा फूल गया, तो त्रिज्या में और ज्यादा यानी रेडियस में और ज्यादा इंक्रीज हुआ। रेडियस में इंक्रीज हुआ तो अंदर जो हवा भरने की कैपेसिटी है यानी उसका वॉल्यूम यानी आयतन, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। तो आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष हम करते हैं, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी दोनों रिलेटेड है। जितना जितना ज्यादा त्रिज्या में परिवर्तन होगा, रेडियस में चेंज होगा, उतना उतना आयतन यानी वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में अपन को व्यास यानी डायमीटर दे रखा है, तो पहले हम इसकी रेडियस निकालते हैं। यहां से हम इसको लिखेंगे त्रिज्या या रेडियस। रेडियस क्या होगी इसकी, यानी व्यास डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको डायमीटर तो लिख देते हैं एज इट इज 2x+1 अपॉन में क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी त्रिज्या। तो क्या बनेगी 3/4 2x+1। ये क्या हो गई, ये गुब्बारे की एक त्रिज्या यानी डायमीटर, ये सॉरी रेडियस हो गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर चेंज फाइंड आउट करना है। तो चेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी आयतन का फॉर्मूला, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था, उसको लिखना पड़ेगा। गोले का आयतन V इज इक्वल्स टू क्या होगा 4/3 πr³। ठीक है, तो अब r की वैल्यू हमारे पास, रेडियस कितना था 3/4 2x+1, तो r के प्लेस पे हम इसको लिखते हैं 4/3, यहां पे लिखेंगे पाई, ये होगा 3/4 2x+1 उनका होल क्यूब, और यहां पे भी इसको होल क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय इसका क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यहां पे आएगा 2x+1। अब देखिए 4 64 से कैंसिल होगा 16 टाइम, 3 27 से कैंसिल होगा 9 टाइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म क्या बनेगी, v इज इक्वल्स टू 9/16 पाई, यहां पे बचेगा 2x+1 का होल क्यूब, ये क्यूब यहां पर भी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म बन गई, इसका x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। क्वेश्चन में दे रखा था कि x के रेस्पेक्ट में हमको इसका चेंज फाइंड आउट करना है वॉल्यूम के अंदर, तो बस यहां से स्टार्ट। देखिए क्या लिखेंगे यहां पे, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये तो टर्म कैसी है, कांस्टेंट है, तो 9/16 यहां पर क्या आएगा पाई। अब इसका हमको करना है तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले पावर का करते हैं। पावर का क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा 2x+1 और यहां पर पावर 2। अब अंदर 2x+1 है, इसका भी करना पड़ेगा, तो 2x का केवल क्या बचेगा 2, तो मल्टीप्लाई में आएगा 2 और 1 तो कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा बस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 इससे कितनी बार कटेगा 8 टाइम्स, तो क्या बचेगा 9 पाई
बाई 8, ये 3 भी है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 पाई, यहां पे क्या बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी वॉल्यूम में चेंज x के रेस्पेक्ट में, आयतन में x के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो कितना आया 27 पाई बाई 8 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन में बताता है कि उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है तो वो यहां पर मान लीजिए अगर बता देता कि त्रिज्या 5 है तो यहां 5 रख देते, या जो भी क्वेश्चन में होता इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है, एक नली के अंदर बालू मिट्टी भरनी है। ठीक है, नली यानी पाइप कैसा होता है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। तो नली के अंदर बालू मिट्टी यानी सैंड क्ले जो होती है, सैंड क्ले किसके अंदर भरनी है हमको एक सिलेंडर के अंदर। पाइप कैसा होता है सिलेंड्रिकल पाइप होता है, तो उस पाइप के अंदर जैसे ये एक पाइप है, इसके अंदर हमको सिलेंड्रिकल पाइप यानी बेलनाकार, ये कैसा है बेलन के आकार का यानी सिलेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बालू मिट्टी भरनी है यानी सैंड क्ले को इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि जो अंदर भरने की रेट है, सैंड क्ले यानी बालू मिट्टी इसके अंदर किस दर से भर रही है, किस रेट से फ्लो हो रही है, अंदर भरने की बात आ रही है। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है। कभी भी किसी भी चीज के अंदर कुछ भरना हो, जैसे बोतल के अंदर पानी भरना है, एक कमरे के अंदर मिट्टी भरनी है, या ये एक पाइप दे रखा है यानी नली दे रखी है, इसके अंदर मिट्टी भरनी है, तो उसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये जो किस रेट से भर रहा है यानी वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है। उस मिट्टी के अंदर पहले थोड़ी यहां तक मिट्टी आएगी, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यानी उसके वॉल्यूम, मिट्टी के वॉल्यूम के अंदर यानी सैंड, क्ले सैंड जो दे रखी है हमको, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वो किस रेट क्या है उस चेंज होने की, यानी 12 हमको दे रखी है, तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं v, और इसमें चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा dv/dt। वो कितना आएगा हमारे पास 12। क्वेश्चन में ये गिवन है। दूसरा, ये तो एक चीज गिवन थी। ठीक है, अब दूसरी हमको क्या गिवन है, ऊंचाई जो है वो आधार का 1/6 भाग है, यानी इसकी जो हाइट है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हाइट जो है वो आधार का 1/6 भाग है, आधार की त्रिज्या का, सॉरी आधार की त्रिज्या का, त्रिज्या यानी रेडियस, हाइट यानी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 1/6 भाग है, तो त्रिज्या का 1/6 भाग है। ये क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि हाइट जो है वो रेडियस की 1/6 टाइम्स दे रखी है। तो ये दूसरी चीज हमको गिवन थी, ये लिख दी। अब ये कह रहा है ऊंचाई में वृद्धि है वो फाइंड आउट हमको करनी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट में परिवर्तन, यानी हाइट में परिवर्तन क्या होगा dh/dt। ये हमको फाइंड आउट करना है कब, जब हाइट कितनी दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, तो हमको इसका आयतन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, बेलनाकार पाइप, बेलनाकार नली का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या होता है πr²h/3, 1/3 πr²h, ये होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमको एक रिलेशन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, h जो है r/6 है, तो यहां से हम r को हटाना है, क्योंकि h का वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमको। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में r को हमको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r = 6h। तो यहां पर r के प्लेस पे हम 6h पुट करते हैं। देखिए v = π, ये होगा 6 और h का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h/3। तो देखिए कांस्टेंट को पहले सेपरेट आउट कर देते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई तो एज इट इज, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये होगा h², यहां पे h अपॉन में क्या आएगा 3 से 36 कैंसल आउट, कितने टाइम्स 12 टाइम्स। तो v की वैल्यू क्या आ गई 12 पाई और साथ में h3। बस अब इसको अपन को फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं अवकलन ज्ञात करेंगे। तो इसको t के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो dv/dt
dt। इधर क्या आ जाएगा 12 पाई तो कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3h स्क्वायर, और h का इटसेल्फ क्या होगा dh बाय dt। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, जिसके बाद हमको dh बाई dt यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में dv बाई dt यानी वॉल्यूम में चेंज, आयतन में कितना, यानी किस दर से वो उसमें मिट्टी उड़ेली जा रही थी, वो थी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv बाई dt की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 12। अब यहां पे इस चीज को एज इट इज लिखते हैं, बाकी वाली को 12, यहां पे है पाई और 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर और dh बाई dt। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर बचा 1 इज इक्वल टू पाई 3h स्क्वायर। अब देखिए h की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 4, हाइट कितनी हो जब 4 हो तब ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखेंगे 4 इसका स्क्वायर, साथ में आएगा dh बाय dt। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है dh बाय dt, तो ये सारी वैल्यूज अपॉन में एक के बट्टा में भेज देंगे, तो dh बाय dt क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 या 48, 1 अपॉन 48 पाई। तो dh बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 48 पाई, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, कुल आय क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन के अंदर दे रखी है, यानी 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस का 15, यानी टोटल इनकम जो है वो एक इक्वेशन में जिसमें वेरिएबल क्या दे रखा है x, तो हमको सीमांत आय ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, तो उस वैसा वैसा करना है हमको। कुल दे रखा है और सीमांत पूछा है, टोटल गिवन है और मार्जिनल के बारे में पूछा है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना है सिंपल। तो क्या करेंगे dr बाय, अब यहां पर वेरिएबल क्या है x, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो बस 13 तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस का 26, x का डेरिवेटिव 1। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26x प्लस का 26, दोनों में से क्या कॉमन आया 26 कॉमन आया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1। अब किस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 15 पे, तो dr बाई dx एट x इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां पे इसको करते हैं 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 यानी 16, तो 16 को 26 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा 416। तो हमारे पास जो मार्जिनल इनकम यानी सीमांत आय आएगी वो कितनी होगी 416। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है जिसमें कुल लागत हमको दे रखी है, यानी किसी कोई वस्तु का उत्पादन करना है, कोई प्रोडक्शन हमको करना है, उसके अंदर टोटल कॉस्ट जो है वो इस इक्वेशन से डिनोट होती है, यानी कुल लागत इस समीकरण से बताई जाती है, जहां पर x क्या है वो वस्तु है, यानी उस वस्तु की क्वांटिटी है, ये 3 इकाई उत्पादित होती है, यानी जो वस्तु है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी भी कुल लागत दे रखी है और हमको सीमांत लागत ज्ञात करनी है, ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, कुल लागत का हम टोटल कॉस्ट का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमको क्या मिल जाती है सीमांत लागत। तो बहुत ही आसान है, टोटल कॉस्ट को cx कहते हैं। ठीक है, अगर cx का मैं डेरिवेटिव करता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिलता है मार्जिनल कॉस्ट, मेरे को मिल जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो बस जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव करते हैं, d बाय dx ऑफ cx का हमको क्या करना है एक बार डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए 0.005, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, अब यहां पर x स्क्वायर के प्लेस पे x क्यूब था, सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पे होगा x क्यूब। अब दूसरा है यहां पर 0.00 और x स्क्वायर का होगा 2x, फिर प्लस 30x है तो केवल x का क्या हो जाएगा 130, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 5 3 जा 15,
तो 0.015 यहां पे मल्टीप्लाई करना है हमको एक्स स्क्वायर से, ठीक है, और यहां पर 0.04 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से और प्लस का क्या आएगा 30। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है 3, क्योंकि इकाई कितनी दे रखी है, कितनी इकाई का उत्पादन होता है, 3 इकाई का, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.015 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, यहाँ पर 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस का 30। बस अब इसको सॉल्व करते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए 15 को 9 से किया तो 135, तो पॉइंट का क्या आएगा 135 माइनस 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 0.12, प्लस का क्या आएगा 30। ठीक है 30.015, तो 30.015 को हम लंप सम इक्वल क्या लिख सकते हैं, जैसे 13.015 ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा 30.02 के, और ये हमारा फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है एक साबुन का बुलबुला दे रखा है, यानी सोप्स बबल, सोप्स एक साबुन का बुलबुला। तो साबुन का बुलबुला यानी किस प्रकार का होता है, एक गोले के जैसा होता है, ठीक है ना, तो गोला यानी स्फेरिकल। तो इसको एक बार लिख देते हैं, कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा यानी गोले के समान होगा। ये कह रहे हैं त्रिज्या में वृद्धि 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो रही है, त्रिज्या के अंदर वृद्धि। जैसे अपन एक स्ट्रॉ को अगर सर्फ के पानी के अंदर डिप करके उसको फूंक मारते हैं तो एक बबल बनता है, यानी गोला बनता है, साबुन का बुलबुला बनता है। तो वो बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो हम जितना ज्यादा फूंक मारेंगे, अगर थोड़ा फूंक मारेंगे तो वो थोड़ा फूलेगा, उसको अधिक फूंक मारते हैं तो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यानी ज्यादा फूंक मारने पर उसकी रेडियस बढ़ती है, एक बात तो, यानी त्रिज्या के में अंदर बढ़ोतरी होती है। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर वाला जो पार्ट होगा उसका, देखिए जो बुलबुला होता है तो बुलबुले के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और बुलबुले के अंदर वाला, जैसे ये बुलबुला ऐसे है तो इसकी जो अंदर वाली एयर होती है, हवा, वो उसका क्या कहलाता है, आयतन यानी वॉल्यूम। तो दो चीजें हमको निकालनी है इसके अंदर, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में के दर में वृद्धि, यानी वो जो बाहर की जो सरफेस उसकी बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई सरफेस में वो जो चेंज आ रहा है, वो बढ़ोतरी हो रही है, वो कितनी है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, आयतन में वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी उसके अंदर की जो पार्ट है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, यानी वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है। सबसे पहले इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से बताते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें टाइम के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन आएगा, तो क्या करेंगे, ds बाय dt, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई जब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, और साथ में r का डेरिवेटिव इटसेल्फ, तो क्या होगा dr बाय dt, ठीक है। अब इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, ds बाय dt जो हमने फाइंड आउट किया था, ये हमको फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, बुलबुले की त्रिज्या यानी रेडियस कितनी दे रखी है उस सोप के बबल की 7 सेंटीमीटर, तब ज्ञात करना है। तो r के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, यहां पे 2r, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 7, और dr बाई dt क्या है, रेडियस में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेडियस में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है, त्रिज्या में वृद्धि 0.2, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहां पे 0.2, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए यहां से पॉइंट गया तो यहां पे एक 0, 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, और यहां पे क्या बचा 22, अपॉन में क्या आएगा 10, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, अपॉन में tan या tan से डिवाइड करना है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ds/dt हमारे पास कितना आएगा 35.2। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। s क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल, t क्या है उसके अंदर परिवर्तन समय के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा वो ds/dt। यहां पे कह रहा है वृद्धि, तो इतने की क्या होगी वृद्धि यानी इंक्रीज होगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो हम पहले वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब फिर से वही टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो dv/dt 4/3 तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई होगा पाई से। अब आर क्यूब का क्या होगा 3r², और साथ में क्या होगा dr/dt। ठीक है ना, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहां पे बचेगा 4 पाई। इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, टर्म क्या बनेगी dv/dt, तो 4 पाई और r², तो यहां लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 और r²। अब आयतन में वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी वॉल्यूम के अंदर चेंज, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है हमको, जब रेडियस हमको क्या गिवन है यहां पर 5, तो इस बार r के प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और साथ में क्या है dr/dt। ये dr/dt की वैल्यू फिर से वही कितनी दे रखी है 0.2, तो यहां पर 0.2 हम पुट कर देते हैं। तो देखिए इसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे 0.2, तो यहां पे हम वापस वैल्यूज पुट करते हैं dv/dt इज इक्वल्स टू, तो ये क्या बना 4 × 22/7 × 25 × 0.2, ये पॉइंट यहां से गया, तो यहां पे क्या आएगा 10, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 2 जा और 5 5 जा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अब ये नंबर हमारे पास बचते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 22/7 × 5, फिर से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 को 4 से किया तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 तो इधर आ जाएगा और 44/7, तो ये हमारा आंसर होगा फाइन। तो यहां तक रख के भी इसको हम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बुक में कहा है, बुक के अंदर तो पाई को एज इट इज ही रखा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम पाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहां से एक बार फिर से देख सकते हैं इसको, बाकी वाले सारे नंबर कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो, या यहीं से वापस देखते हैं, जैसे 20 को 22/7 को हम वापस से पाई लिख दें, तो 20 तो हमारे पास ये पड़ा ही है, और 22/7 को पाई लिख सकते हैं। तो चाहे तो ये 440/7 लिखो या 20 पाई लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आंसर सही आएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ताकि पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं आए तो आप यहां तक इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये करने की आवश्यकता आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कि दीवार के सहारे एक 13 मीटर की सीढ़ी यानी एक लैडर है, ये ए बी एक दीवार यानी वॉल है, और उसके अलोंग 13 मीटर की एक सीढ़ी हमारे पास इंक्लाइंड है यानी झुकी हुई है। अब जमीन के साथ यानी फर्श के फ्लोर के साथ ही कितने डिग्री का एंगल बना रही है थीटा डिग्री का एंगल। अब ये कह रहा है सीढ़ी के पाद को यानी इसके बॉटम को 1.5 मीटर पर सेकंड से खींचा जाता है। तो अगर इसको उस तरफ खींचा जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर x है, तो जब खींचेंगे तो इसमें इसकी पोजीशन के अंदर चेंज होगा, पहले यहां पर थी फिर खिसक के इस तरफ चली जाएगी, यानी टाइम के सापेक्ष समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में क्या हुआ परिवर्तन हुआ। तो मान लिया स्थिति अगर x थी तो जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा dx/dt। तो इसमें जो परिवर्तन हम लिखेंगे वो होगा dx/dt, वो कितना दे रखा है अपन को 1.5। तो यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं, जो चीज गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है वो लिखते हैं। ठीक है, तो dx/dt वो अपन को दे रखा है 1.5। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है कोण में परिवर्तन कितना हो रहा है। अब ये इधर खिसकेगा तो उसकी जगह के अंदर तो परिवर्तन होगा, साथ साथ ही अंदर वाला जो कोण है वो भी तो बदलेगा। सपोज देखिए अगर पहले सीढ़ी ऐसी थी फिर ऐसे हो गई, तो ये जो कोण बन रहा है वो कोण भी कैसा होगा चेंज होगा। तो उस कोण यानी एंगल के अंदर जितना चेंज आया dθ/dt वो हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। दो चीजें क्लियर हो गई।
अब यहां पर क्या कहता है, देखिए जब सीडी का पाथ 12 मीटर दूर हो, तो पहले एक बार लेट करते हैं, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार 12 दे रखा है। तो अब जब सीडी है तो मकान तो हमेशा सीधा होता है, तो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः सिंस ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जबकि ये 12 और ये 13 दे रखा है। तो AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 169, और BC स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है, ये इधर आएगी तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 12 144, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 144, इधर हमारे पास क्या बचेगा AB का स्क्वायर, तो 169 में से 144 गया तो बनेगा 25, तो इधर आएगा AB स्क्वायर, तो यहां पर AB की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 5। आई बात समझ में। तो ये वाली जो AB है हमको कितनी मिली 5, बस अब हमको ये मिल गया, तो अब इसके आगे यहां पर ये सेंटीमीटर के अंदर थी तो ये भी क्या होगी मीटर, ठीक है। तो अब हमको कोण में परिवर्तन ज्ञात करना है dx बाई डी थीटा, तो यहां पर हम थीटा का यूज करेंगे, ठीक है ना। एक तो x का यूज करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब 12 दी थी तो 12 केवल इसीलिए दी थी ताकि इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाए। तो अब किस किस कौन कौन सी वैल्यू बच गई, एक तो बच गई 5 और एक बच गई x, ठीक है। या अपन क्या लिख सकते हैं, एक बच गई x और एक बच गई 13, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। x को तो लेना कंपलसरी है क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, dx बाई dt गिवन है तो इसका यूज तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, dx बाई dt का यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए इस x की टर्म का तो यूज होगा ही होगा। साथ में हमको थीटा चाहिए, तो अब या तो x के साथ 5 को ले लें या x के साथ 13 को ले लें, जो इच्छा हो उसको ले सकते हैं। तो इजीली लेने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि यानी सिंस वी नो दैट कि किसी भी ट्राइंगल से आधार और कर्ण को लेते हैं, ठीक है। बेस अपॉन बेस है BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये cos थीटा के इक्विवेलेंट आता है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है 9th 10th के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है x, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, तो ये 13 इधर भेज देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 13 cos थीटा। अब क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा dx बाय dt, यहां पे 13 कॉमन आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin थीटा, और थीटा का इटसेल्फ, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा d थीटा बाई dt। क्लियर है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, देखिए d थीटा बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 1.5, तो इस dx बाई dt के प्लेस पे हम लिख देते हैं 1.5 इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा 13 माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा यानी इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो यहां पे लिखेंगे 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, और d थीटा बाय dt इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 13 से 13 कैंसिल होगा। अब यहां पर d थीटा बाय dt की वैल्यू को हम यहां फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां से d थीटा अपॉन dt ये तो एज इट इज रहेगा, बाकी सारी ये जो नंबर है केवल यही बचा माइनस का 5, ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1.5 अपॉन माइनस का 5, यहां से 0 पॉइंट हटाया तो यहां पे 0 आएगा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 और यहां पर 10 टाइम्स, ये वापस डिवाइड होगा तो कितना बचेगा पॉइंट का 3, और माइनस का निशान है तो माइनस का 0.3, ये किस में चेंज आएगा एंगल के अंदर, तो एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, और अपॉन टाइम है तो क्या आ जाएगा सेकंड,
0.3 वो भी किसका, माइनस का, और रेडियन पर सेकेंड उसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ये ध्यान रखना है इसी चीज का कि 12 का जब क्वेश्चन में दे रखा है तो 12 केवल तभी यूज लेंगे तब ये वाली भुजा काम में लेनी है, लेकिन x कहां यूज लेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से आप देखिएगा।